थ्री फेज सर्किट हम पढ़ चुके हैं। थ्री फेज सर्किट का थ्योरी, न्यूमेरिकल जितना पॉसिबिलिटी था कर लिए। बाद में एक रिवीजन सेशन कराऊंगा तो हर एक टॉपिक पर बेस्ड 2-2 4-4 न्यूमेरिकल और लूँगा। वो दिसंबर में ही पॉसिबल है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, एग्ज़ाम के आते तक आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। आज पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर होता क्या है ये सब देखते हैं अपन। तो ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करने वाला है, इसका मतलब वही है, समझो, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। क्या होता है? एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो किसी एक सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में अगर कोई बोलेंगे, आप देख भी चुके हो, मैं एक्सपेरिमेंट कराया था, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर अगर बोलेंगे तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो किसी एक सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अनदर सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर हुआ? इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी from one circuit to another circuit, from one circuit to another circuit, ठीक है, another circuit, ठीक है। तो क्या होता है? ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो किसी एक सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है। इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। क्लियर हुआ? बेसिकली यहाँ पर स्टैटिक क्यों बोला हूँ? क्योंकि इस ट्रांसफार्मर जो डिवाइस होता है उसमें कोई भी ऐसा कोई रोटेटिंग या मूवेबल पार्ट नहीं होता। क्लियर हुआ? और रही बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। तो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग जो प्रिंसिपल है क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। इस कारण हमने इसको क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्लियर हुआ? तो बेसिकली क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो किसी एक सर्किट से पावर को अनदर सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर हुआ? बेसिकली ट्रांसफार्मर का यूज़ किसी एसी सिग्नल को स्टेप अप, मतलब किसी एसी वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करने या फिर किसी एसी वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। तो किसी एसी सिग्नल की वोल्टेज लेवल को बूस्ट या फिर डाउन करना, एसी सिग्नल की वोल्टेज लेवल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का काम करता है। क्लियर हुआ? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज the voltage level of it is used to increase or decrease the voltage level of any AC सिग्नल। क्लियर हुआ? तो किसी भी AC सिग्नल की वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करने के लिए या फिर किसी AC सिग्नल की वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करने का ये क्या करता है? काम करता है। क्लियर हुआ? तो ये स्टेप अप करने का मतलब लो AC वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या फिर किसी हाई AC वोल्टेज को लो आउटपुट AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, इसका मतलब वही हुआ। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस होता है जो किसी एक सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है।
ट्रांसफार्मर किसी एसी सिग्नल की वोल्टेज लेवल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का काम करता है। क्लियर हुआ? ध्यान ये रखना कि ट्रांसफार्मर ऑलवेज ऑपरेटेड इन एसी सिग्नल ओनली, ठीक है, एसी सिग्नल ओनली। क्लियर हुआ? तो ट्रांसफार्मर है वो ऑलवेज क्या होता है, एसी सिग्नल पे ही ऑपरेट करता है। क्लियर हुआ? क्यों ऑपरेट करता है मैं इसका रीज़न बताऊंगा। अगर किसी ट्रांसफार्मर को आप एक्सटर्नल डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दोगे तो डीसी एनर्जी के केस में ट्रांसफार्मर क्या होता है, शॉर्टेड हो जाता है, जल जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ट्रांसफार्मर है वो ऑलवेज कौन से सिग्नल के लिए ऑपरेट करता है, एसी सिग्नल के लिए ही ऑपरेट करता है। क्लियर हुआ? डीसी सिग्नल के लिए इसका यूज़ नहीं होता। क्लियर हुआ? ये आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा सोचता हूँ। ट्रांसफार्मर होता क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है बेसिकली किसी एसी सिग्नल की वोल्टेज लेवल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो ऑलवेज एसी सिग्नल में ही ऑपरेट करता है। डीसी सिग्नल के केस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर शॉर्टेड हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। क्लियर हुआ? अब ट्रांसफार्मर की अगर वर्किंग प्रिंसिपल सोचेंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना। ठीक है, इट्स वर्किंग बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना पर क्या है, बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना में क्या होता है, आप देखे ही होंगे कि जब किसी कॉइल में, जब किसी इंडक्टर में कोई एक्सटर्नल एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल सिग्नल के कारण उस कॉइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना के कारण फ्लक्स जनरेट होता है और वो जनरेटेड जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स जो रहता है अपने किसी नाइबर कॉइल को क्या करता है, लिंक करता है। तो एक कॉइल से जनरेटेड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो किसी अनदर कॉइल को क्या करता है, लिंकिंग करता है। तो एक कॉइल से जनरेटेड जो फ्लक्स है वो अनदर कॉइल को क्या करता है, लिंक करता है। और उस कॉइल को लिंकिंग फ्लक्स रेट में अगर चेंजेस होता है तो कॉइल के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण ऑलवेज उस कॉइल पर एक ईएमएफ है क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ? तो यही आपका क्या है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर हमें कोई भी ट्रांसफार्मर की अगर कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कोई भी ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली क्या होता है, आपका दो चीज़ से मिलकर बना होगा। एक तो कॉइल होंगे जिसमें कॉइल जो होगा वो एक को हम प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसफार्मर, एवरी ट्रांसफार्मर हैज़ टू वाइंडिंग्स। हर एक ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग्स रहता है, टू वाइंडिंग्स रहता है। फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। एक जो वाइंडिंग है वो क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हर एक ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक को हम प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब सिंपल समझ जाओ कि एक कॉइल है, एक इंडक्टर है, समझो। क्लियर हुआ? तो कोई भी ट्रांसफार्मर है वो दो बेसिक चीज़ से मिलकर बना रहेगा। एक तो उसमें वाइंडिंग्स रहेंगे, कॉइल रहेगा, और दूसरा क्या रहेंगे, उसमें कोर रहेगा। तो कोर है उसको हम कॉइल को वाउंड करने के लिए, कॉइल को तैयार करने के लिए, कॉइल को लपेटने के लिए जिस फिजिकल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। अगर हम कोई भी ट्रांसफार्मर को शो करें, सपोज इसको ये ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ मैं, आपका हाई परमेबिलिटी वाले मटेरियल से ये कोर बना होता है, रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर है। ये क्या है, आपका कोर है। कोर का भी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, बस इतना ही समझ। ये कोर है, रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर है, जो कि आपका हाई परमेबिलिटी वाले आपका स्टील मटेरियल से आपका आयरन
सिलिकॉन आयरन मटेरियल की स्ट्रिप से मिलकर बना होता है, पतली पतली पत्ती के स्टेकिंग कर से, मतलब छोटे छोटे जो स्ट्रिप्स जो रहता है उस स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर स्टेक करके हम क्या बनाते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसी फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोर। मैं हर एक रीज़न बताऊंगा, बस एक आपका इसका इंट्रोडक्शन बनाने के लिए बता रहा हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन तो अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये आपका कॉइल है, सपोज ये आपका वाइंडिंग है, ऐसा वाइंडिंग बना देता हूँ, ठीक है, ये वाउंड हुआ है ऐसा, ठीक है, ये आपका वाइंडिंग हो गया। वैसे यहाँ पर अगर हम इसकी प्राइमरी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी होगा, ठीक है, और ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है। ये वाला फिजिकल स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला, मैं अपने तरफ से शेडिंग कर रहा हूँ, ऐसा आप मत करना, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मैं सेट कर रहा हूँ कि ये वाला जो फिजिकल जो रेक्टेंगुलर शेप्ड जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर में कॉइल को वाउंड किया गया है, उस फिजिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो ये कोर है, और ये कोर को कैसे बनाया है, बाय स्टेकिंग दी सॉफ्ट आयरन स्टील स्ट्रिप, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का जो स्ट्रिप रहता है, उस स्ट्रिप को क्या कर दिए, छोटे छोटे पतली पतली आपका स्ट्रिप है उसको स्टेकिंग कर दिए, एक के ऊपर एक को हम क्या कर दिए, रख दिए। और हर एक स्ट्रिप है जो एक दूसरे से क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है। क्यों रहता है, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। तो ये वाला जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। ये वाला है उसको क्या बोल देते हैं, सपोज दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे, देखो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, किसी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग होता है जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, a winding in which we apply external input AC सिग्नल। क्लियर हुआ। तो ट्रांसफार्मर का वह वाइंडिंग जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, उस पर्टिकुलर वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर सोर्स को इनपुट्स एसी सिग्नल इन विच वी अप्लाई एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल, मतलब इसमें क्या लगाते हैं अपन, सोर्स को। तो ट्रांसफार्मर के जिस पर्टिकुलर वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और दूसरा जो है आपका क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी जो वाइंडिंग है क्या होता है, वह वाइंडिंग जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वह वाइंडिंग होता है जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल लोड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिस वाइंडिंग से हम आउटपुट सिग्नल प्राप्त करते हैं, जिसमें हम आउटपुट पावर प्राप्त करते हैं, उस पर्टिकुलर वाइंडिंग को हम ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। वाइंडिंग in which the external load is connected। तो वह वाइंडिंग जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल वाइंडिंग इन विच द एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड, ठीक है, वह वाइंडिंग जिसमें एक्सटर्नल लोड को क्या किया जाता है, कनेक्ट करते हैं। जिस पर्टिकुलर वाइंडिंग के थ्रू हम आउटपुट सिग्नल प्राप्त करते हैं, उस वाइंडिंग को हम ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। हर ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग है। वाइंडिंग किसके ऊपर किया जाता है, कोर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो कोर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली स्टील स्टैंपिंग होता है। स्टील का आपका स्ट्रिप रहता है,
स्टील के स्ट्रिप, छोटे छोटे स्ट्रिप को क्या किया जाता है, स्टैकिंग किया जाता है। एक स्ट्रिप के ऊपर दूसरा स्ट्रिप, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसा बहुत सारे आपका स्टील स्टैंपिंग है उसको स्टैकिंग कर दिया जाता है। स्ट्रिप को आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करते जाते हैं, रखते जाते हैं, जिसमें से हर एक जो स्ट्रिप जो रहता है वो एक दूसरे से क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है। तो बेसिकली ये जो कोर जो रहता है, आप यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किए, सोर्स अप्लाई करने से इस कॉइल में एक्सटर्नल करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से इसमें क्या होंगे, फ्लक्स जनरेट होंगे, और ये जनरेटेड जो फ्लक्स जो है वो क्या होगा, इस कोर से क्या होंगे, पास होंगे, इस कोर से पास होंगे। तो कोर से पास होंगे, कोर से पास होगा, और ये जो पासिंग जो कोर से पास होने वाले जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल के वाइंडिंग पे क्या करता है, लिंकिंग करता है, सेकेंडरी कॉइल को लिंक करता है। तो सेकेंडरी कॉइल को लिंकेज होने वाले फ्लक्स रेट में जब चेंज होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण इस सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इस सेकेंडरी कॉइल में एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ। तो मेनली ये जो कोर है, कोर का मेजर फंक्शन क्या है, एक तो आपका प्राइमरी जो वाइंडिंग है जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो क्रिएट होंगे, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट होगा, उस क्रिएटेड मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको क्या करता है, प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है। तो कोर कैसे बनता है, स्टील स्टैंपिंग से बनता है। स्टील स्टैंपिंग कोर होता है, मतलब बहुत सारे पतली पतली स्टील का स्ट्रिप रहता है, उस स्ट्रिप को स्टैकिंग करते जाते हैं, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। उसको रखने से जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो तैयार होता है, रेक्टेंगुलर शेप्ड जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, उस रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोर। और इसी कोर में हम क्या करते हैं, कॉइल को वाउंड करते हैं। तो कॉइल में दो वाइंडिंग रहता है, एक को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, तो जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग से एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मेनली ये क्या करता है, स्टील स्टैंपिंग का जो कोर रहता है, ये स्टील स्टैंपिंग कोर क्या करेगा, इट provides a path for magnetic flux generated by primary coil या प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के कारण इसमें जो आपका फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, देखो प्राइमरी वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर सपोज ये वाइंडिंग है, इसमें एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल दे दिया मैं, वी इन। ठीक है, वी इन दे दिया, इसके कारण इसके प्राइमरी वाइंडिंग पर करंट आईपी करंट का फ्लो होना शुरू हुआ। जैसे ही इस करंट आपका किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऐसा हम पढ़े हैं पहले भी मैग्नेटिक सर्किट में। तो जैसे ही उसमें करंट, एक्सटर्नल सिग्नल के कारण उसमें करंट का फ्लो होगा, फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। उसमें क्या होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। और ये जनरेटेड जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो रहता है, सेकेंड जो अनदर जो सेकेंडरी जो कॉइल है उसको क्या करता है, लिंकिंग करता है, इसको लिंक करेगा। तो ये मेनली एक फ्लक्स किससे होकर पास हो रहा है, कोर से पास हो रहा है। तो कोर क्या करेगा, उस मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेट हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेटेड मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको पाथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग से जो आपका क्या होता है, फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, उस प्रोड्यूस्ड फ्लक्स को क्या करेगा, ये प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है, ताकि ये जो क्रिएटेड जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या हो सके, वाउंड। क्योंकि कोर ऐसे टाइप का मटेरियल का बना होता है जो हाई परमीबल हो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के पासेस को आसान करे, जिससे होकर मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से पास हो सके। ऐसे मटेरियल का ही क्या बनाया जाता है, कोर बनाया जाता है। तो कोर स्टील स्टैंपिंग रहता है, स्टील का सॉफ्ट आयरन स्टील रहता है।
प्राइमरी वाइंडिंग से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ उस जनरेटेड मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है ताकि वो प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या हो सके, ठीक है, सर्कुलेट हो सके, पास हो सके, ठीक है। तो उसको पाथ प्रॉपर प्रोवाइड करेगा ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट हुआ है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या कर सके, लिंकेज कर सके। क्लियर हुआ। तो कोर है वो हाई परमिबिलिटी का मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि उसमें जनरेटेड जो फ्लक्स जो रहता है प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेटेड जो फ्लक्स है सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या हो, मैक्सिमम अमाउंट में पास हो सके। तो जब मैक्सिमम अमाउंट में फ्लक्स है वो पासेस होंगे और उसमें फ्लक्स की जो लॉसेस है, फ्लक्स लिंकेज जो होगा उसकी वैल्यू अगर अनवांटेड अननेसेसरी जो फ्लक्स लिंकेज होगी उसकी वैल्यू अगर कम रहेगा तो मैक्सिमम अमाउंट में प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स लिंकेज करेंगे। फ्लक्स अब सेकेंडरी में लिंकेज करने वाले की रेट अगर ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। तो कोर है वो ट्रांसफार्मर का जो कोर जो है वो स्टील स्टैंपिंग से बना होता है। सॉफ्ट आयरन का स्ट्रिप है उसको स्टेकिंग किया जाता है जिसमें हर एक स्ट्रिप है वो एक दूसरे से इंसुलेटेड किया जाता है। स्ट्रिप की थिकनेस है उसको वेरी स्मॉल लेते हैं ताकि उस स्ट्रिप की रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो और उसमें एडी करंट लॉसेस है वो क्या हो सके, कम हो सके। क्लियर हुआ। तो ये था बेसिक। हर एक ट्रांसफार्मर में दो चीज़ रहेगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग रहेंगे, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा, मतलब वाइंडिंग रहेंगे, और दूसरा जो चीज़ रहेगा कोर। कोई भी वाइंडिंग या फिर कॉइल को डिज़ाइन करने के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और जिस फिजिकल स्ट्रक्चर पे ही कॉइल को वाउंड किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोर बोला जाता है। क्लियर हुआ। अब वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, वर्किंग प्रोसीजर हम देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है बेसिकली बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना, म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना पर बेस्ड है, ठीक है। बेसिकली आपको बता देना चाहता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है, ऐसा भी बोल सकते हो। बेसिकली ट्रांसफार्मर को सबसे पहले इन्वेंट जो किया था वो फैराडे साहब नहीं किया था, इट वाज इन्वेंटेड बाय फैराडे, माइकल फैराडे, ठीक है। तो माइकल फैराडे द्वारा ये आपका ट्रांसफार्मर है वो खोजा गया था, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड हो सकते हैं जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना पर बेस्ड है, ठीक है। चलो इसको मैं एक बेसिक आपका सिंपल आपका ट्रांसफार्मर बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है, रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर बना दिए। सपोज इसमें हम कॉइल को वाउंड कर दिए, कॉइल वाउंड किए हैं। सपोज दिस इज प्राइमरी, यहाँ पर दो आपका फिर से हम कॉइल वाउंड किए हैं, दिस विल बी सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, जिस वाइंडिंग से हम एक्सटर्नल लोड को एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल कनेक्ट करते हैं वो आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और जिसमें हम एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, यहाँ पर लोड कनेक्ट किए हैं, सपोज ये RL हो गया, लोड है, और यहाँ पर एक्सटर्नल हम AC सिग्नल अप्लाई किए थे, Vin हो गया, ऐसा सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, किसी भी ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना पर बेस्ड है। बेसिकली ट्रांसफार्मर को इन्वेंट जो किया था वो फैराडे ने किया था, और इसकी प्रिंसिपल है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, कोर। जिस फिजिकल स्ट्रक्चर पे कॉइल को वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग,
ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, तो जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। जिस वाइंडिंग में एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर हुआ। तो क्या होता है, जैसे ही हम किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, इस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल के कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर एक अल्टरनेटिंग नेचर का इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप वोल्टेज दिए, वोल्टेज अप्लाई करने से उसके प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे उसके प्राइमरी वाइंडिंग पे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होंगे, फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट के कारण क्या होता है, इसके प्राइमरी वाइंडिंग पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, इस प्राइमरी वाइंडिंग से मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होंगे। क्रिएटेड जो फ्लक्स जो रहता है वो क्या होता है, इस कोर के थ्रू क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करता है, लिंकिंग करता है। ऐसा प्राइमरी वाइंडिंग से जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करता है, लिंकिंग करता है, उससे होकर पास होता है। क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग पे अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, तो अल्टरनेटिंग नेचर का ही उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। अल्टरनेटिंग नेचर की इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपका अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेटेड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है, वेरिंग नेचर का, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। और जब इस अल्टरनेटिंग नेचर का आपका फ्लक्स है वो इस मैग्नेटिक कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल को लिंकिंग करता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज होने के कारण उस सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग पर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। फाइनली वही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी लोड में आउटपुट के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो क्या क्या बोला, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे व्हेन एक्सटर्नल, मैं फ्लो ग्राफ के फॉर्म में बता रहा हूँ, व्हेन एक्सटर्नल इनपुट AC signal, when external input AC signal is applied to primary winding, of transformer, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे जैसी एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, इस अप्लाइड एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल के कारण क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग से होकर क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट है वो फ्लो होता है। प्राइमरी वाइंडिंग से अल्टरनेटिंग नेचर का करंट का फ्लो होता है। जैसे ही उसमें अल्टरनेटिंग नेचर का, वेरिंग नेचर का करंट का फ्लो होगा प्राइमरी वाइंडिंग पर, आ मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग which is in alternating nature, जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया, जैसे ही हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे कोई एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते, एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं,
उस एक्सटर्नल अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर अल्टरनेटिंग नेचर का इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है। उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट के कारण प्राइमरी वाइंडिंग पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या रहता है, अल्टरनेटिंग नेचर का। ठीक है, अब उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, ड्यू टू वेरिंग मतलब जिसकी वैल्यू है वो चेंज हो रहा हो। ठीक है, वेरिंग ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड magnetic flux is due to varying magnetic field, a magnetic flux is generated which is in alternating nature, क्या होता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण वेरिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि प्राइमरी वाइंडिंग पे जनरेट हुआ है, ये जनरेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करता है, पास होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर पास होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करता है, लिंक करता है, उससे होकर गुजरता है। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू मैग्नेटिक कोर, ट्रांसफार्मर के कोर है वही मैग्नेटिक कोर, थ्रू मैग्नेटिक कोर ऑफ transformer and links the secondary winding क्या होता है, प्राइमरी से जनरेटेड जो फ्लक्स जो रहता है मैग्नेटिक कोर के थ्रू क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करता है, होकर पास होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करता है, लिंक करता है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो फ्लक्स जो है वो पासेस जो होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो फ्लक्स क्या करता है, लिंक करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंकिंग फ्लक्स रेट में क्या होता है, चेंजेस व्हेनेवर। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे आपका लिंक करता है। ठीक है, जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग का लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज हो जाता है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू rate of change of flux linkage to the secondary winding, due to winding, an EMF is produced on secondary winding, resulting of this a current will flow through secondary coil, secondary वाइंडिंग। क्लियर हुआ, थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला मैं, जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेटेड जो फ्लक्स है उस मैग्नेटिक कोर के थ्रू पास होगा, और पास होकर के वो सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल को क्या करता है, लिंक करता है।
तो जब उस सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल को फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण उस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो यही चीज़ बोला है, ठीक है। फैराडे ने बोला था, तो जब किसी कॉइल या फिर जब किसी कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? उसके कारण उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का क्या होना, फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और वही फ्लोइंग करंट जो है वो हमें लोड में आउटपुट के फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो है कुछ नहीं, हमने क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग पे एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई किया। उस अप्लाइड एक्सटर्नल एसी सिग्नल के कारण क्या हुआ, उसमें अल्टरनेटिंग नेचर का करंट का फ्लो हुआ। अल्टरनेटिंग नेचर के करंट फ्लो होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग पर अल्टरनेटिंग नेचर का ही मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ। अल्टरनेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने से उससे अल्टरनेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अल्टरनेटिंग नेचर का प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स है उस मैग्नेटिक कोर के थ्रू पास होकर सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल है उसको लिंक किया, और जब उस सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल को लिंकेज रेट में चेंज होता है तो फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण उस सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है, और वही फ्लोइंग जो करंट है लोड में हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो यही है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? तो आप ऐसा है सिंपल, एक बार फिर से बता देता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर है यही, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना, मतलब कैसे ये आपका प्राइमरी कॉइल हो गया, सपोज ये आपका ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। सिंपल बना रहा हूँ अपने टाइप से, रफ टाइप का। एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल दिए, यहाँ से लोड कनेक्ट किए सपोज, ठीक है। तो जैसे ही आप वी इन दोगे अल्टरनेटिंग नेचर का, इस वी इन के कारण इसका प्राइमरी वाइंडिंग पर आईपी करंट का फ्लो होगा, प्राइमरी करंट। अब अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल है वो अल्टरनेटिंग नेचर का, तो इस अल्टरनेटिंग नेचर का इस अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज के कारण इसमें अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होने लगता है, और इस अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने से क्या होता है, इस प्राइमरी वाइंडिंग पर अल्टरनेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, सेटअप हो जाता है, और इसमें सेटअप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इसमें अल्टरनेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। वो अल्टरनेटिंग नेचर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस कंडक्टिंग मीडियम इस मैग्नेटिक कोर है उससे होकर पास होने लगता है, क्योंकि जिधर इसकी परमेबिलिटी हाई होगा उधर ही फ्लक्स मैक्सिमम अमाउंट में ड्रॉ होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट का जो फ्लक्स है वो इस कोर से होकर पास होने लगता है, और ये पासिंग जो फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल को क्या करता है, लिंकेज करता है। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल है उसको लिंक करने वाले फ्लक्स रेट में चेंज होता है। इसमें फ्लक्स रेट में चेंज होने के कारण इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। प्राइमरी हो क्या रहा है, हमने प्राइमरी में वोल्टेज दिया, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स इसको लिंक किया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये दोनों जो कॉइल है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, आइसोलेटेड है, दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकली दोनों जुड़ा नहीं है, बट हियर बोथ कॉइल्स आर मैग्नेटिकली कपल्ड। क्लियर है? ये दोनों जो कॉइल है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिकली कपल्ड है, बोथ आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। क्लियर हुआ? तो ये है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी में फ्लो होने वाले करंट के कारण प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी में प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, और वो जनरेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस मैग्नेटिक कोर से पास होकर सेकेंडरी कॉइल में गया, और वो सेकेंडरी कॉइल को लिंक किया, और जब उस सेकेंडरी कॉइल का लिंकिंग रेट में चेंज हुआ तो उसमें एक ईएमएफ है वो क्या होगा, प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग पे इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये था फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना, और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ट्रांसफार्मर। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं अपन, एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं अपन।
तो सबसे पहले तो ये एडवांटेज है कि ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, ठीक है। और कोई भी रोटेटिंग मूवेबल पार्ट ना होने के कारण इसमें मेंटेनेंस जो होता है वो लेस मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। नो रोटेटिंग और मूवेबल पार्ट, क्योंकि जिसमें रोटेटिंग या फिर मूवेबल पार्ट रहता है ना उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, उसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। सेकेंड आपका इसका ये जो आपका बेसिकली एक ऐसा आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, जिसकी इफिशियंसी जो होती है 90 टू 98% तक होती है। इसकी इफिशियंसी 92 क्या होता है 98, मतलब अप्लाइड एसी पावर का 90 से 98% को आउटपुट के फॉर्मूला में दे देता है। तो अदर जो इलेक्ट्रिकल जो मशीन से अलग अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उसके रिस्पेक्ट में इसकी इफिशियंसी क्या होती है हाई। तो इफिशियंसी इज हाई, सेकेंड एडवांटेज इफिशियंसी इज हाई, इफिशियंसी इसकी क्या होती है हाई होती है। थर्ड नंबर का इसका एडवांटेज क्या है, ये अदर जो मशीन अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स है उसके रिस्पेक्ट में हाई वोल्टेज पर क्या हो सकता है प्रॉपरली वर्क कर सकता है। इट ऑपरेट डिजायरेबल इट गिव्स डिजायर्ड परफॉर्मेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं। इट ऑपरेट प्रॉपरली एट हाई वोल्टेजेस, एट वेरी हाई वोल्टेजेस भी लिख सकते हो। तो अदर जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स है ना, अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स के रिस्पेक्ट में यह हाई वोल्टेज पर क्या कर सकता है सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेट करता है। अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स के रिस्पेक्ट में इसकी इफिशियंसी वेरी हाई होता है 90 टू 98%। दैट मीन्स अप्लाइड इनपुट एसी पावर का 90 टू 98% को आउटपुट एसी पावर में इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर हुआ। इसके थ्रू हम इफिशिएंटली हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हम हाई वोल्टेज में हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन ट्रांसफार्मर में कन्वर्जन जब होता है हाई वोल्टेज को अगर लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन ऑपरेशन में जो इसमें आपकी एनर्जी की लॉसेस जो होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या होता है वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या होता है पावर क्या होता है वेरी स्मॉल अमाउंट में पावर की लॉसेस होता है। पावर लॉसेस इज वेरी स्मॉल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेजेस, ठीक है। तो एसी वोल्टेजेस के कन्वर्जन के दौरान इसमें आपका पावर की जो लॉसेस होता है बहुत ही कम होता है। क्लियर हुआ। इसके ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसकी कॉस्ट जो होती है वो आपका डीसी सिग्नल एसी के थ्रू हम क्या करते हैं एसी सिग्नल को हम ट्रांसफार्मर के थ्रू हम ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो चार्ज जो होती है वो डीसी सिग्नल के रिस्पेक्ट में इस एसी का क्या हो जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू आसान। तो इफिशिएंटली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉसिबल है बाय यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ। और ट्रांसमिशन के लिए जब यूज़ करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जब ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है इसमें पावर वोल्टेज की जो लॉस होती है वोल्टेज लॉस बहुत ही कम होती है नेग्लिजिबल होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मॉल अमाउंट में पावर की लॉस होता है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेजेस। इट ऑपरेट्स प्रॉपरली एट हाई वोल्टेजेस, ठीक है। इफिशियंसी क्या होती है इसकी हाई होती है 90 टू 98% होती है। इसमें कोई भी रोटेटिंग या फिर मूवेबल पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इसकी क्या है इसकी एडवांटेजेस है कोई भी ट्रांसफार्मर के। तो कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। ट्रांसफार्मर को सबसे पहले फैराडे महोदय ने इन्वेंट किया, उन्होंने इसकी थ्योरी दी है। बेसिकली कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक कोर और दो वाइंडिंग से मिलकर बना होता है। इस
ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, दोनों जो वाइंडिंग होता है, जिसमें एक वाइंडिंग को हम प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो वाइंडिंग है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, आइसोलेटेड रहता है, बट मैग्नेटिकली क्या रहता है, दोनों कपल्ड रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड रहता है, एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहता है। बट अगर मैग्नेटिक फिनोमेना के थ्रू बोलोगे तो दोनों जो कॉइल है वो एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। क्लियर हुआ। तो एक को प्राइमरी बोलते हैं, जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं उस वाइंडिंग को प्राइमरी बोलते हैं, और जिस वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, हम सेकेंडरी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो दो टाइप का है आपका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड कोर। कोर जो होता है जनरली हाई परमेबिलिटी या फिर सॉफ्ट आयरन मटेरियल के कोर का यूज़ करते हैं, ताकि प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसको मैक्सिमम अमाउंट में क्या कर सके, वो पास कर सके। तो मैं सोचता हूँ आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।